हैं इस टॉपिक में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो दहन है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। इसमें दहन है और यह जो है अब अंतिम है। आज हम इसको समाप्ति कर देंगे। ठीक, ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा पूरा। दहन का मतलब क्या होता है बताओ? दहन मतलब क्या होता है? जलना, है ना। दहन मतलब जलना। ठीक है, अब जो वस्तु जलता है उसको, जो पदार्थ जलता है उसको क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ। और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको क्या कहेंगे? अदहनशील पदार्थ। क्या कहेंगे उसको? अदहनशील पदार्थ। जैसे कि ईटा जलेगा क्या? तो ईटा क्या हुआ? अदहनशील पदार्थ हुआ ना। लकड़ी क्या हुआ? कोयला क्या हुआ? पेट्रोलियम क्या हुआ? कुर्सी क्या हुआ? अदहनशील है। कुर्सी नहीं जलेगा। कुर्सी तो बताओगे तो ना क्या चीज़ का है, लोहा का है कि लकड़ी का है? फर्नीचर जो क्या लकड़ी का बनता है ना कुर्सी जी, तो जल ही नहीं जाएगा। लोहा वाला भले नहीं जलेगा, ठीक है, प्लास्टिक वाला भी जल जाएगा नहीं। चलो आगे ध्यान देना यहाँ पे। तो परिभाषा को देखते हैं। दहन मतलब जलना। दहन किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है, यह करता है ना, वही दहन कहलाता है। देखो दहन क्या है? दहन मतलब मैं बता रहा था जलना। कोई भी वस्तु को दहन करने के लिए, जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यानी कि दहन जो है किसी पदार्थ को, यानी कि किसी पदार्थ का जब दहन होगा तो दहन होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्योंकि बिना हवा के आग नहीं लग सकती है। ठीक है, तो आग लगाने के लिए क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब जब आग जलती है, ठीक है, जब दहन होता है तो वहां से क्या प्राप्त होता है? आग जो जलती है दहन से क्या प्राप्त होता है? तो दहन से ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? तापमान होता है ना रे, गर्मी, हीट, है ना। हम लोग जो खाना बनाते हैं, ठीक, तो जो गैस पे अगर खाना बना रहे हैं तो जल रहा है तो वो दहन हुआ। ठीक है, तो दहन हुआ तो वह दहन में ताप है, उसमें हीट है, तभी तो खाना को बना पाता है ना। और उससे क्या निकलता है? प्रकाश। क्या निकलता है? प्रकाश। ठीक है, अब छोटा हल्का फुल्का दहन होगा तो हल्का फुल्का प्रकाश होगा। अब जैसे होली ईयर में देखो, होलिका दहन जो होता है ना, होलिका दहन अगजा कगजा जिसको बोलते हैं, आने वाला त्योहार है, उसमें जो होलिका दहन होता है पूरा गांव वाले लोग एक जगह इकट्ठा करके वो जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। तो कितना एकदम लाइट आता है ना। और लाइट भी आता है और उसके नजदीक जा खड़ा रहोगे तो एकदम पूरा ताप आएगा, धाम मारेगा, एकदम भागेगा दूर, नहीं ठंडा भागेगा दूर। बाहर निकलोगे ठंड लगेगा, नजदीक जाओगे तो एकदम पूरा हीट लगेगा। तो कहने का मतलब है कि वहां से क्या प्राप्त हो रहा है? दहन से हमें प्रकाश और ऊष्मा। क्लियर है? ऊष्मा कह दो, ऊर्जा कह दो, एक ही बात है। ऊर्जा भी प्राप्त हो सकता है, ऊष्मा या ऊर्जा एक ही बात हुआ ना। चलो, तो दहन समझ गया मेरे ख्याल से। अब एक उदाहरण यहाँ पर लेकर के देखते हैं ग्लूकोज का। नहीं सॉरी, यहाँ ग्लूकोज का नहीं दे रखा हूँ। ये तुम्हारा, हाँ, कार्बन है। कार्बन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। कार्बन जलता है ना। और कार्बन को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। बिना कार्बन ऑक्सीजन के तो जलेगा ही नहीं। एक भले ये मैग्नीशियम शायद जल जाता है, ठीक है, फिलहाल अब यहाँ समझो। तो कार्बन को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2। और CO2 हुआ और वहां से क्या प्राप्त होगा? ये तो जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जला, है ना। और क्या प्राप्त हुआ? प्रकाश, लाइट होगा ना जी। और उससे क्या प्राप्त होगा? ऊष्मा। उसी प्रकार से सल्फर समझते हो ना। सल्फर हर दुकान में मिलता है, पीला पीला होता है, गंधक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सल्फर को अगर जलाओगे तो उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, SO2। और उसके बाद जल करके क्या प्राप्त होगा? प्रकाश और ऊष्मा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दहनशील पदार्थ की आवश्यकता। दहनशील किसी भी चीज को तुम जला रहे हो तो क्या क्या चाहिए? ऐसे थोड़ा जल जाएगा, है ना। तो दहनशील पदार्थ की आवश्यकता में देख लेना। पहला कहता है दहन का पोषक पदार्थ होना चाहिए। दहन का पोषक पदार्थ, पोषक मतलब जो उसके लिए जरूरी है, पदार्थ मतलब वस्तु। ठीक है, तो दहन के लिए, कोई भी चीजों को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या क्या पोषक पदार्थ है? बैठ जाओ। तो दहन पोषक पदार्थ क्या चाहिए? सिंपल समझना, उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और वायु चाहिए। वहां तुम सोच रहा होगा कि सर यहाँ ऑक्सीजन लिखवे कि तो वायु क्यों लिखे? तो ऑक्सीजन और यहाँ वायु दोनों दो चीज है, ध्यान से समझो। वायु क्या है? वायु हमारा वातावरण में, यानी कि वायु हम लोग जो है
वायु तो है ही वातावरण में, वायु है ना भाई, हवा तो है ना। और यह वायु में देखो वायु और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। तो वायु जो है, वायु बहुत सारे विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना। वायु में जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में थोड़ा ना सिर्फ ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, बहुत सारे गैस है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो दहन का पोषक पदार्थ, दहन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, वायु चाहिए। क्या चाहिए, वायु, क्योंकि वायु रहेगा तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा ना, ठीक है। तो ये पहला आवश्यक पदार्थ हो गया, क्लियर है। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि दहनशील पदार्थ की आवश्यकता क्या क्या है, उसको बताइए, तो आराम से इसको लिख देना, ठीक है, कहीं से नंबर नहीं कटेगा। और क्या चाहिए, ज्वलन ताप, ये दोनों तो मिल गया तुमको। अब ज्वलन ताप, ज्वलन ताप यानी कि जो जलने वाली वस्तु है उसी को ना तुम जलाओगे, ईटा को थोड़ा ना जला दोगे, गिट्टी को थोड़ा ना जला दोगे, जहां से जलेगा उसी वस्तु को ना जलाओगे। तो ज्वलन ताप किसको कहते हैं, एक लाइन में इस परिभाषा को भी क्लियर कर देता है। ज्वलन ताप क्या है वो भी आराम से समझ लो। ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। जिस ताप पर, यानी कि जैसे कि ध्यान देना, है ना, तुम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हो, एक ग्लास होता है अवतल दर्पण का, है ना, वहाँ उसको रख दो, कागज नीचे रख दो, फिर कुछ देर तक, तो उसमें तुरंत ऐसे थोड़ा ना रखोगे तुरंत जल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, तुरंत थोड़ा ना जलेगा, उसमें कुछ समय लगेगा, हीट होगा, है ना, ऊर्जा वहाँ पर संचित होगी, उसके बाद वो जाकर के कागज वहाँ क्या होता है, ऐसे गिलास को रख दोगे, है ना, समझा था, तुम लोग जानते हो ना, बताया हुआ है, वो कागज क्या हो जाता है, जल जाता है। समझ, और एक एग्जांपल से समझ लो, कोई भी यानी कि वस्तु जहाँ से जलना प्रारंभ करता है, जिस ताप पर वस्तु जलना प्रारंभ करता है वही उसका ज्वलन ताप कहलाया, ठीक है। अब सब अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के ज्वलनशील वस्तु हो सकता है, तो सबका ताप भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बिचाली हम लोग जलाते हैं, बिचाली समझते हो ना, पुआल जिसको बोलते हैं, है ना, धान खेत वाला जो धान का जो होता है ना, तो पुआल जो होता है वह भी जलता है, तो उसका भी एक विशेष ज्वलन ताप है। उसको तुम एकदम पूरा एकदम रहा बढ़िया है, पूरा एकदम सूखा हुआ, उसको उसमें माचिस लगाओगे तुरंत जल जाएगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। अब भींगा हुआ पुआल है, उसको जलाओगे थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो तुरंत जलने शुरू हो गया, तो वो हो गया उसका ज्वलन ताप उस वस्तु का, ठीक है। कोयला को तुम जलाओगे, जितना जल्दी तुम्हारा बिचाली जल जाएगा उतना जल्दी कोयला नहीं जलेगा, कोयला में हीट होने में समय लगता है जी, उसको जलने में, ठीक है। तो ये अलग, जो वस्तु जिस ताप पर जलना प्रारंभ कर दे वही उसका क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। क्लियर है, ध्यान देना इधर। ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। परिभाषा याद हो गया ना, बोलो तुम लोग बोलो तो, ठीक है। अब उदाहरण, इसमें तो उदाहरण जितना भी ज्वलनशील पदार्थ है लिख दो तुम, सबका अपना अपना ज्वलन ताप है। सबसे पहले एलपीजी लिख दिया हूँ, क्योंकि एलपीजी बहुत तेजी से चलता है, तुरंत एकदम ऑन करो तुरंत हीटर, अथी क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेटर ना, रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर, है ना, उसको तुरंत एकदम तुरंत जल जाता है नहीं, तो उसका वो तुरंत क्यों जल जाता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत ही फास्ट है, तीव्र है ना, तुरंत जल जाता है, ठीक है। एलपीजी हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ईटीसी हो गया, पेट्रोलियम, गैस, डीजल, केरोसिन, जितना तुमको लिखना है ज्वलनशील भर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं आना लिखा हूँ, यहाँ ईटीसी कर दिया, ठीक है, बात समझ गया ना। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ के प्रकार, क्या हम पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ ठोस द्रव गैस वो सब 9th में पढ़ लिए, यहाँ हम पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार दहन के अनुसार। किसके अनुसार, दहन के अनुसार, यानी कि जो वस्तु दहन करता है, जो वस्तु जलता है, तो उस दहन के अनुसार पदार्थ को कैसे बांटा गया है ना, कौन कौन से पदार्थ है, ध्यान देना। तो उसके लिए कहता है, उसके लिए तो पदार्थ के अनुसार दहन का यहाँ 2 होता है, यहाँ मैंने लिखा हूँ, यहाँ ध्यान से देख लेना। एक होता है दहनशील, एक होता है अदहनशील, ठीक है, क्लियर है ना। 2 को वस्तु होगा है, एक होगा दहनशील और दूसरा क्या हो जाएगा, अदहनशील, 2 ही को है। जो वस्तु, एक वस्तु या तो जलने वाला है, एक वस्तु या तो नहीं जलने वाला है, ठीक है। तो दहनशील और अदहनशील पदार्थ है। अब ध्यान देना, यहां अगर किसी वस्तु को हम जलाते हैं, ध्यान देना ये अलग है तुम्हारा लिखा हुआ, ठीक है। किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर, तो सभी जगह ऑक्सीजन तो एक समान नहीं है क्या, सभी जगह नहीं है। अभी हम लोग के पास ऑक्सीजन इतना है, और ऊपर जाओगे लेयर में, है ना, तो ऑक्सीजन का आएगा अलग, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हवाई जहाज पर चढ़ोगे, ये बादल है तुम्हारा, उसके ऊपर जाओगे ऑक्सीजन के लेवल घटते चल जाएगा, है ना। चंद्रमा पर जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन कुछ है ही नहीं है। तो भिन्न भिन्न, वो तो बहुत दूर की बात में कर दिया, है ना। यहाँ भी भिन्न भिन्न, खुले मैदान में जाओगे वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, हवा ज़्यादा मिलेगा, बंद रूम में रहोगे कोठली में तो वहाँ कम मिलेगा ऑक्सीजन, बात समझ रहे हो क्या। तो ऑक्सीजन जो है हमारे आसपास
तो मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न मात्रा में होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ठीक है, ध्यान देना। ऑक्सीजन की अपर्याप्त, अगर पहले इसको समझ लो, है ना, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नंबर 1, ये नंबर 1, इसको पहले समझ लो फिर इसको समझेंगे। दिख रहा है ना, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति। पर्याप्त उपस्थिति मतलब जितना ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए उतना ऑक्सीजन है। ध्यान देना, कोई वस्तु को अगर हम जलाएंगे तो किसी आग को तुम जला रहे हो, मोमबत्ती जला रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर तुम गिलास ढक दोगे, ऑक्सीजन वहां कुछ नहीं गया, बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक, क्लियर है। मोमबत्ती को तुम जला रहे हो, अब बगल में पंखा चला दो, मोमबत्ती क्या जलेगी? मोमबत्ती जलेगी, खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन का एक पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। पर्याप्त मतलब ना तो उससे अधिक और ना तो उससे कम, है ना। दीपक हम लोग दीपावली में जलाते हैं दीवार पे, है ना, छत के ऊपर, तो हवा अगर बहुत तेज चले, ऑक्सीजन बहुत मिल रहा है वहाँ, देखो दीवा चलेगा, मोमबत्ती सब बुझ जाएगा। कहेगा कि दुकान वाला खराब मोमबत्ती दे दिया। दुकान वाला हवा बहुत तेज चल रहा है, सोचेगा कितना हवा चल रहा है, मोमबत्ती नहीं जल रहा है ना। और जिसका एकदम ढका हुआ थोड़ा सा अड़ा, है ना, बड़ा दीवार है, नीचे वो जला रहा है, उसका एकदम बहुत अच्छा चलेगा। तुम कहोगे कि उसका जल रहा है, मेरा नहीं जल रहा है। तो कहने का मतलब है वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उसको मिल रहा है, आंधी तूफान के तरह एकदम पूरा मोमबत्ती जल बुझ रहा है। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु को, कस्टमर वाला कॉल कर रहा है बार बार, कटो उसको, परेशान उठेगा। ध्यान दो, मैं क्या कह रहा था, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा। पर्याप्त मात्रा समझ गया ना। पर्याप्त मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम। तुम लोग जिसे भोजन करते हो, पर्याप्त भोजन कब हुआ? जब भरपेट भोजन किया, है ना। अपर्याप्त भोजन यानी कि खाने का तुमको 4 पूड़ी देगा, 2 पूड़ी, तो अपर्याप्त भोजन हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ रहे हो ना। तुम्हारा पेट भरता है 4 पूड़ी में, तुमको 1 कटौती पूड़ी उछल दे पत्तल पे, तो वो फिर क्या होगा? वो भी अपर्याप्त हो जाएगा। कम भी अपर्याप्त, अधिक भी अपर्याप्त। जो समान है, जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो तुमको कंप्लीट मिल रहा, वो होता है पर्याप्त। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति, ध्यान से समझो, ये चैप्टर आज अंत होने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में क्या क्या होता है। किसी वस्तु को जब हम जलाते हैं, जब वो दहनशील होता है, तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको मैं बहुत अच्छा से लिख दिया हूं। तुम लोग इसको बढ़िया से समझ लो और एग्जाम में लिख देना, ठीक है। करते जाओ। उसके बाद ध्यान देना, तुम यहाँ बगल में आ जाओ, देखो यहीं रहो। पहला ध्यान देना, एकदम समझना, बारीकी से समझो बात को। जब हम किसी क्या क्या यहाँ से प्राप्त होता है, वस्तु को जलाते हैं, तो प्रकाश और उष्मा। प्रकाश और उष्मा। उष्मा को ऊर्जा कहते हैं, उष्मा को ही ताप कहते हैं, ताप को ही तापमान कहते हैं। क्लियर है। 3-4 नाम जो नाम से तुमको जानना है जान लो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं सबसे पहले प्रकाश का रंग। क्या लिखा ऊपर में? प्रकाश का रंग। ध्यान देना, जो वस्तु को जलाते हैं तो उसका प्रकाश का रंग प्रकाश का उसका रंग भी तो होता है। जैसे मान लिया जाए तुम एलपीजी गैस को जला रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में है, ज्यादा ना तो कम, एकदम जितना चाहिए उतना, तो एलपीजी गैस को तुम जलाओगे तो देखोगे कि वो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? नीला। कैसा दिखेगा? नीला। नीला दिख रहा है का मतलब वो कैसा है? एकदम पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये नीला हो गया। प्रकाश का रंग कैसा रहेगा? कब? जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो ध्यान देना, प्रकाश का रंग कैसा होगा? नीला। प्रकाश का रंग कैसा होगा? अरे बोलो ने प्रकाश का रंग नीला बोलोगे तो याद होगा, ठीक है। अब प्रकाश का रंग तो पता चल गया, अब इसमें क्या रहेगा? ताप भी तो रहेगा ना भाई, ऊर्जा। ताप इसका अधिक रहेगा। कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। ऑक्सीजन पूरा जिसका यानी कि नीला रहा, लौ भी उसको कहते हैं, चलो जलता है उसको लौ भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो जो जलेगा, जो बहुत अधिक जलेगा, उसका तापमान बहुत अधिक रहेगा, है ना। एकदम पूरा एकदम जल रहा है एकदम, है ना, गैस एकदम पूरा नीला है, और वहां पर तुम बर्तन रख दो, खाना बनाओ, तुरंत एकदम पट सा हो जाएगा, ठीक है। अब धुकुर धुकुर तनी तनी जल रहा है, गैस वक्त खत्म होने वाला है, काम चला रहा है, तो समय लग जाएगा। बात समझ रहे हो ना। एकदम जीरो रखोगे तो उतना नीला नहीं दिखेगा, पूरा कर दोगे एकदम नीला दिखेगा। बात समझ रहे हो, ध्यान दो। तो ताप जब नीला रहेगा इसका मतलब ऑक्सीजन भरपूर मिला, और जब ऑक्सीजन भरपूर मिला, अगर प्रकाश का रंग नीला है इसका मतलब ताप भी बहुत ही अधिक है, अधिक एकदम, ठीक है। और प्रकाश कैसा रहेगा? कम रहेगा। प्रकाश कैसा रहेगा? कम। प्रकाश मतलब समझ रहे हो ना। जो गैस जो जलाते हैं, जो हाँ लाइट, तो गैस को तुम सिलेंडर घर में जो है गैस चूल्हा जलाओ और उसके कितने लाइट आएगा? एकदम पूरा जैसे बल्ब में लाइट होता है उससे घर एकदम प्रकाशित होता है क्या? नहीं होता है, वो प्रकाशित नहीं होगा, लाइट उसमें बहुत कम रहेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ गया। अब बढ़ते हैं, हो सकता है भाई कहीं कम ही रहे, कहीं ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा रहे।
यहाँ पर मैं पर्याप्त और पर्याप्त दिया हूँ। पर्याप्त में अब अगर अधिक रहेगा हवा तो अधिक तो कुछ छोने होगा, वो तो बुत्तल रहेगा हिसाब से, होगा क्या? देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से। ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति, ऑक्सीजन की अब किनका फोन आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? विनोद सर क्या है? अच्छा ठीक है, बैठो, कोई होंगे। देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर रहो। ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं हो, कम हो, ठीक है, नहीं हो, नहीं कम हो, तो ध्यान देना क्या होगा, तो प्रकाश का रंग पीला दिखेगा। देखा है बिचालियर को जलाओगे कैसा दिखेगा? पीला। कैसा दिखेगा? पीला। दिखता है कि नहीं दिखता है? बिचालियर जलाओगे पीला पीला दिखेगा, है ना। घर में जो हम लोग जलाते हैं ठंड के मौसम में, जो लकड़ियाँ लोग जलाते हैं रोड पे, वो पीला पीला दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता? वो रंग उसका कैसा होता है? पीला। कब? जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति है, ठीक है। और आगे समझो, ताप भी इसका क्या होगा? कम होगा। जितना सिलेंडर का ताप है नीला रोशनी वाला, उतना रहेगा उसका? नहीं रहेगा, ताप उसका बहुत कम होता है। जब हम नीला है प्रकाश का रंग तो उसका ताप अधिक रहेगा। पीला प्रकाश का अगर रंग है दहनशील पदार्थ का तो उसका ताप कैसा रहेगा? कम रहेगा। कैसा रहेगा? अब प्रकाश अधिक रहेगा, लाइट बहुत अधिक देगा, है ना। इतना तुम जलाओ लकड़ी को, पीला रंग, पूरा एकदम रूम प्रकाशित हो जाएगा। मतलब प्रकाशित मतलब कितना? मतलब जो नीला लौ है उससे अपेक्षा इसका ज्यादा होता है, ठीक है। बिचाली वगैरह जलाते हो कितना एकदम लाइट हो जाता है कि नहीं होता है? तो इससे क्या होता है? प्रकाश इसमें अधिक होता है लेकिन तापमान इसका क्या होता है? कम होता है। बात समझ रहे हो ना? क्लियर हो गया? यहाँ समझ गया इसको, है ना। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा और अपर्याप्त मात्रा में कोई दिक्कत? यहाँ पे जरा सा समझो, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ मोमबत्ती का। ये देख रहे हो, ये क्या है? मोमबत्ती। मोमबत्ती देखा है ना जी तुम लोग? है जलाया हो कभी? ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, अभी देखो मोमबत्ती ये है तुम्हारा, क्या है? मोमबत्ती है, अंग्रेजी क्या होता है? कैंडल। मोमबत्ती में ध्यान देना, ये क्या है? लौ है। लौ यानी जो जलता है उसी को लौ कहते हैं, ठीक है। ये जल रहा है, ध्यान देना। तो मोमबत्ती में ये देखो, ये लौ तीन तरह से हमने बनाया है। पहला ये है छोटका, दिख रहा है? अरे लो दिखता है। ये पहले इसके ऊपर में भी एक है आवरण, फिर इसके ऊपर है, यानी कि तीन परत हमने बना दी है मोमबत्ती जो जल रहा है, ठीक है। तुम भी मोमबत्ती को ध्यान से जला के देखोगे तो उस जो जल रहा है, जो लौ जल रहा है, उसमें तीन तरह का प्रकाश दिख जाएगा तुमको, ठीक है। सबसे जो ऊपर वाला जो होता है मोमबत्ती का ऊपर का लौ, याद रखो, मोमबत्ती का सबसे ऊपर का, आज तुम घर में जाके रात में प्रैक्टिकल करके देख लेना, ज्यादा दिख जाएगा। ऊपर का जो लौ होता है, ऊपर बाहरी भाग मोमबत्ती का जो जल रहा है, जल का जो ऊपर वाला है, सबसे बाहरी भाग, इसका जो नाम है, इसको कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं उसको? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल, उसमें प्रकाश उपरेला उला में नहीं के बराबर वहां से प्राप्त होता है, ठीक है। अब मंडल मतलब कि आवरण है, वो जो है ना, इसको मंडल कहते हैं। इससे हमारा तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, है ना, ओजोन मंडल, ऐसे है ना। तो परत बाय परत है। तो ऊपर वाला जो है ना, ये क्या कहलाता है? प्रकाशहीन मंडल। याद रहेगा, मोमबत्ती का जो लौ है, इसका जो बाहरी लौ का जो भाग है, वह कौन सा मंडल कहलाता है? प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। अब ध्यान देना, प्रकाशहीन मंडल कहलाता है। तो ये प्रकाशहीन मंडल में होता क्या क्या है? तो प्रकाशहीन मंडल, सबसे पहले ये जो जलता है सबसे ज्यादा, ये शुरू वाला जलेगा कि बीच वाला जलेगा कि ऊपर वाला जलेगा? ऊपरे वाला जलेगा। अरे सबसे ज्यादा जलता हुआ कौन दिखता है? बाहरे वाला ना, ऊपरे वाला ना। छोटका नहीं, भीतरा में जो सबसे एकदम मोमबत्ती जो सबसे शुरू में जल रहा है वो थोड़ा ना उतना दिखेगा, जो बाहर में ऐसे जल रहा है वही दिखता है ना। तो उसका पूर्ण दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? पूर्ण दहन, यानी पूरा जल रहा है, वो पूरा जल रहा है, ठीक है। कौन? प्रकाशहीन मंडल का पूर्ण दहन होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है? पूर्ण दहन। और प्रकाश का रंग वहां कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? पूर्ण दहन जहां होगा नीला दिखेगा। सिलेंडर में भी पूर्ण दहन होता है, तो गैस सिलेंडर वो जो जलता है तो नीला दिखता है। तो पूर्ण दहन हो रहा है तो नीला रहेगा। और तुमको पता है, अगर प्रकाश का रंग नीला है, पूर्ण दहन है, प्रकाश का रंग नीला है, तो तापमान कैसा रहेगा? कम। तापमान कैसा रहेगा? अधिक रहेगा, बहुत ही अधिक रहेगा, ठीक है। तापमान कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। तो समझ गया प्रकाश मंडल के बारे में। अब दूसरा, इसके बाद इसके यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाला, बीच वाला, ये आता है प्रकाशमान मंडल। ये है प्रकाशमान मंडल, प्रकाश इसी से होता है, ठीक है। मोमबत्ती में जो लाइट होता है तो उसका बीच वाला प्रकाशमान मंडल, इसे लाइट होता है, ठीक है। ध्यान दो, प्रकाशमान मंडल, किसको क्या कहते हैं? प्रकाशमान मंडल, ठीक है। प्रकाशमान मंडल में क्या रहता है? यह पूर्ण दहन नहीं होता। यह क्या रहता है? ऑक्सीजन की अल्प मात्रा होती है। अब तुम समझो, जनरली यहाँ पे एक मोमबत्ती को जला दिया, ठीक है, ओके, और यहाँ बीच में कहीं रख दिया और हवा चल रही है, तो सबसे ज्यादा जो हवा है, सबसे पहले हवा किसको बुझाएगी? ये ऊपर वाला के, बीच वाला के, नीचे वाला के? ऊपर वाला के ना रहे। तो सबसे, इससे तो कम में हवा इसको मिला,
सबसे ज्यादा हवा मिला ऊपर वाला को, प्रकाशमान मंडल को, प्रकाशहीन मंडल को। उससे कम मिला किसको? प्रकाशमान को। और उससे कम मिला किसको? केंद्रीय मंडल को। बीच वाला जो केंद्रीय मंडल कहते हैं। केंद्र मतलब ऐसा होता है, जो सर्किल है उसके बीच का जो पॉइंट होता है केंद्र कहलाता है। तो ऐसे देखो है ना बनाओ, इसके बीच वाला है तो ये क्या हो गया? केंद्र हो गया, केंद्रीय मंडल हो गया। कोई दिक्कत? तो ये जो बीच वाला है यहाँ पर प्रकाशमान मंडल इसको कहते हैं। और यहाँ ऑक्सीजन की अल्प मात्रा होती है। किसके अपेक्षा? तो प्रकाशहीन मंडल की अपेक्षा यहाँ जो है प्रकाशमान मंडल में ऑक्सीजन की अल्प मात्रा होती है। अब जब अल्प मात्रा होगी तो यानी अपर्याप्त है। अपर्याप्त है तो बताओ पूर्ण दहन होगा कि अपूर्ण दहन होगा? अपूर्ण दहन होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? अपूर्ण दहन यानी कि जहां पूर्ण दहन नहीं हो, पूरा नहीं जले, उसको अपूर्ण दहन कहते हैं। अच्छा, वो अपूर्ण दहन होगा तो प्रकाश का रंग नीला होगा कि पीला होगा? पीला होगा। पूर्ण दहन होगा तो ना नीला होगा। अब प्रकाश का रंग जैसे पीला होगा, तापमान अधिक रहेगा कि कम रहेगा? प्रकाश अधिक रहेगा, कम रहेगा? अधिक। क्लियर है? एकदम बढ़िया से इसको हम समझा दिए हैं, कभी भूलना मत इसको, ठीक है? आगे अब देखना ध्यान से। ये जो बीच शुरू में रहता है, जहां से मोमबत्ती यहाँ से क्या होता है? पिघलबे नहीं करता है मोम हमारे, ऐसे ऐसे नहीं पिघलता है। ऐसे ऐसे मोमबत्ती पिघलता है, देखता है पिघलते? बचपन में हाथ पर पिघल जाता तो छटपटाक फेंक देता था, है ना? तो ये जो बीच में होता है ना, ये केंद्रीय मंडल है। क्या है? केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल से क्या होता है? केंद्रीय मंडल से मोम पिघलता है। केंद्रीय मंडल से क्या होता है? मोम पिघलता है। ठीक है, मोम जो पिघलेगा ना, तुम देखना एकदम जो एकदम शुरू है, शुरुआत जहाँ से जलना हो एकदम वहीं से नीचे से, ठीक है? जहाँ वो लगा हुआ रहता है, बत्ती नहीं रहता है, ये बत्ती है, समझो बत्तिया। बत्ती नहीं रहता है बत्ती में? अरे मोमबत्ती में बत्ती नहीं रहता है जी? हाँ, तो यही वाला है ये, ठीक है? तो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से मोम पिघलता है। यहाँ से क्या पिघलता है? मोम पिघलता है। क्या पिघलता है? मोम। मोम कैसे बनता है जानते हो? कैसे? बकलोल, मधुमक्खी के छत्ता से बनता है उसका जो है, कुछ नहीं जानता है तुम लोग, खाली झूठे 10वां में बैठ गया है। देखो यहाँ पर, और ये सब पता है 8वें क्लास में है, तुम लोग पपिस्ट है, 8वां में पढ़ा नहीं, यहाँ डायरेक्ट आया है मोम पढ़े। देखो यहाँ ध्यान से, तो ये मोम का पिघलना क्या हुआ? मोम का पिघलना। मोम कहाँ से पिघलेगा? केंद्रीय मंडल से। कहाँ से पिघलेगा? केंद्रीय मंडल से। मोमबत्ती के केंद्रीय मंडल से मोम पिघलता है, ठीक है? क्लियर है? पूछेंगे, बताओगे तुम लोग। दहन कैसा होगा? यहाँ नहीं होगा, यहाँ जलेगा रे। अरे वो जलता है थोड़ा ना, वहां तो मोम पिघलता है, तो वहां दहन नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो ये हमने यहाँ पर मोमबत्ती को समझ लिया। लास्ट टॉपिक एक और बच गया है, तुम्हारा किताब में दिया हुआ है, ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर है। क्या है? गैस सिलेंडर है। कहोगे कि कौन कंपनी वाला है सर? भारत है कि इंडियन है कि हिंदुस्तान है, रिलायंस है, क्या है? एलपीजी है, ठीक है? तुम्हारे घर में जो है समझो वही है, हाँ एचपी है। एलपीजी, इसका नाम क्या है? एलपीजी। हम लोग जो घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं उसको एलपीजी, उसका नाम है। क्या नाम है? एलपीजी। वह गैस है, समझ गया? ऐसा नहीं करना उस सिलेंडर भाग नाम है एलपीजी की, नहीं। उसमें जो गैस होता है ना उसको एलपीजी कहते हैं। उसका फुल फॉर्म याद रखना, एल से लिक्विड होता है, क्योंकि जो गैस रहता है कैसा रहता है? ठोस रहता है। अरे उसको थोड़ा तोड़ता है कि वो लिक्विड रहता है। कैसा रहता है? लिक्विड। तुम उसको ध्यान से देखोगे ना, गैस अगर पाइप जो है, जो चूल्हा में जो जुटा हुआ रहता है, अगर व्हाइट वाला पाइप है तो देखोगे धीरे धीरे गैस वहाँ पानी की तरह जाएगा। देखा है क्या? वो सब है पाइप घर में? नहीं, देखोगे दिख जाएगा, ठीक है? तो वो लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है, ठीक है? लेकिन उसी को अगर निकालोगे बाहर में तो फिर गैस की उड़ जाता है, गैस बन के। और उसके बाद एल से हुआ लिक्विड, एल से पी से प्यूरिफाइड, पी से प्यूरिफाइड। प्यूरिफाइड का मतलब हुआ वो प्यूरिफाई किया हुआ है ना, वो शुद्ध किया हुआ, वो एकदम बिल्कुल अच्छा, उसका मात्रा एकदम उच्च गुणवत्ता वाला, एकदम मतलब छना हुआ, एकदम क्लीन है, ठीक है? तो पी से हुआ प्यूरिफाइड और जी से हुआ गैस। एलपीजी, एलपीजी लिक्विड प्यूरिफाइड गैस, है ना? लिक्विड प्यूरिफाइड गैस। कोई दिक्कत? पेट्रोलियम रहेगा, ठीक है? ये क्या हो गया? गैस। और ध्यान दो, बोर्ड पे रहो, ये हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत? तो एलपीजी गैस हो गया। क्या हो गया? एलपीजी गैस, एलपीजी गैस, ठीक है? अब इन गैसों में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। एलपीजी जो गैस बना है उसमें कौन कौन सा गैसों का मिश्रण है समझ लो, हम पूछेंगे इसको, ठीक है? परीक्षा में भी पूछेगा तो बताना इसमें से कौन कौन गैस का मिश्रण है। एलपीजी भी जैसे कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है ना? तो उसी प्रकार से एलपीजी जो सिलेंडर है ना, यह भी गैसों का मिश्रण है। इनमें कौन कौन सा गैस है? तो एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। याद रहेगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है? ब्यूटेन के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? ध्यान देना, ब्यूटेन 2 प्रकार के होता है। जो ब्यूटेन कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। एक होता है एन ब्यूटेन, है ना? एक होता है आईएसओ ब्यूटेन, है ना? एक क्या होता है? एन मान नॉर्मल ब्यूटेन हुआ, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आईएसओ ब्यूटेन। क्लियर हो गया? ब्यूटेन का प्रकार आईएसओ ब्यूटेन और एन फॉर नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है?
तो ये सारे गैस कहाँ मिले हुए रहते हैं? एलपीजी गैस में, ठीक है, एलपीजी गैस जो बनता है हमारा, ठीक। अब इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, याद रखना। एथेन का अगर सूत्र याद रहेगा तो दोनों तुमको याद हो जाएगा, ध्यान देना। एथेन का सूत्र होता है C2H6। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2। इसको जानने के लिए सूत्र में भुलाना कभी, सी जितना है नहीं, यहाँ इसको 2 से गुना करके 2 जोड़ देना, 2 से गुना करके 2 जोड़ देना। देखो सी का कितना है यहाँ 2, तो 2 दूना 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 6। याद हुआ रे? मैं क्या बोला? कार्बन जो दिया हुआ है इसका, इसमें पहला वाला में 2 जोड़ देना और 2 को गुना करके और 2 जोड़ देना। तो देखो एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 और 2 6, यानी कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है। अब पढ़ेंगे प्रोपेन, तो 2 गो हुआ कार्बन, तो प्रोपेन में कार्बन होता है 3 गो। प्रोपेन में कार्बन कितना हुआ? 3 गो, तो 3 दूना 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 8। उसके बाद क्या है? ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 4 गो। समझ गया ना? एथेन में कार्बन के गो? 2। प्रोपेन में के गो? 3। और ब्यूटेन में के गो? 4। तो ब्यूटेन में कार्बन 4, तो 4 दूना 8 और 8 और 2 10, यानी कि जो कार्बन की मात्रा होगा उसमें 2 गुना करके 2 जोड़ देना, वो हाइड्रोजन पता चल जाएगा। तो ये आराम से कभी नहीं भूलोगे, ये वाला याद रखना खाली। यानी 2 से शुरू होता है, पहले एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो एथेन हो गया C2, 2 दूना 4 2 6, प्रोपेन हो गया 3, है ना, 2 1 3, तो 3 दूना 6 और 2 8, हाइड्रोजन 8, है ना। उसके बाद 3 और 1 4, तो कार्बन हो गया 4 और ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन में हाइड्रोजन की कितना हो गया? तो 4 दूना 8 और 2 10। कोई दिक्कत? ये हो गया गैस, तो ये हो गया मिश्रण किसका? एलपीजी गैसों का मिश्रण हो गया। कोई दिक्कत? ब्यूटेन के प्रकार, ब्यूटेन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आईएसओ ब्यूटेन। और जान लो, यह जो एलपीजी गैस जो होता है ना, ये जो मिश्रण होता है इन सारे गैसों का, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सब जो गैस जो मिश्रण हुआ है, यह जो गैस होता है, ये सारे जो मिश्रण बन करके बनते हैं, वह गंधहीन होता है। कैसा होता है? गंधहीन होता है। वो महकता नहीं है ना, महकता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं, लेकिन घर में जो सिलेंडर यूज होता है वो लीक होता है, वो तो महकता है कि नहीं महकता है ना। अगर यहाँ ये सारे गैस जो है ना महकता नहीं है। अब गैस अगर नहीं महकेगा, घर में हम अगर खाना बना रहे हैं, है ना, अगर लीक हो रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा क्या? गैस लीक हो रहा है पता नहीं चलेगा, आग जला देगा, पता चला पूरा पहुंच गया सब एकदम सीधे, सब पूरा परिवार एक साथ एकदम, है ना। आगे बढ़े, बात समझे? समझ रहा है ना? तो एलपीजी गैस का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होता है, और इन सब गैसों का ये जो मिश्रण होता है, इन सारे गैसों का, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का, ये सारे गैस में क्या होता है? यह स्वाभाविक रूप से गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब गंध इसमें नहीं होता है। तो तब इसको क्या करता है? सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, कि गैस निकले भाई बच जाए, तो इसमें एलपीजी में क्या करता है? गंध को मिलाया जाता है ऊपर से, है ना, ऊपर से गंध को मिलाया जाता है कि वो भाई उससे वो दुर्गंध आएगा, कुछ महकेगा वहां से, तो पता चलेगा कि गैस लीक हो रहा है। तो इसको गंधहीन होता है। और गंध के लिए, यानी गंध के लिए जो जिस केमिकल, जिस गैस यहाँ मिलता है ना, जिस गैस का मिश्रण होता है उसको बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। उसको क्या बोलते हैं? एथाइल मरकैप्टन। यह जो है गंध को मिलाया जाता है, यह गंध को मिलाया जाता है, एथाइल मरकैप्टन गंध को मिलाया जाता है, जिसके कारण एलपीजी गैस जो है जब लीक होता है तो हमको गंध देता है, महकता है। तो प्रश्न आता है, ना केवल क्लास 10th में ही, बाकी आगे भी तुम लोग कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो वहां भी ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये बहुत VVI है कि किसके कारण, कौन से गैस के कारण, है ना, या एलपीजी का गंध का कारण क्या है? तो एलपीजी का गंध का कारण क्या है? एथाइल मरकैप्टन। एलपीजी का गैस का जो महकता है, जो गंध कारण, उसका जो गंध है, गंध का कारण क्या है? एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन, इसको 2-4 बार बोलोगे तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज जो है यह हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 10th का, ये पहला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह चैप्टर जो है आज यहाँ क्या हुआ है? समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हम इसका जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर भी तुम लोग को करवा देंगे, ठीक है, आराम से देख लेना, ओके। और आज हम यही समाप्त करते हैं। और वीडियो को तुम लोग भी जो है लाइक करो, समझ गया, शेयर करो, हाँ, अपने दोस्तों और के पास जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग भी अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के पास शेयर करें। अपने भाई बहन जो भी परिवार में 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उनको ये वीडियो दिखाएं, ठीक है। तो मिलते हैं, अब हम अगले वीडियो मिलेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, हाँ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं बाद में अब।